पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और हम मिलकर काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। और सदर बाइडन को हमारे वज़ीर आज़म को भी फ़ोन करना चाहिए, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया उनका। ना सिर्फ फ़ोन नहीं आया बल्कि हमने भी फ़ोन करने की कोशिश भी की, चलिए जी आप फ़ोन नहीं करते तो हम ही मिला लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन भी लेने से इनकार कर दिया। 4 आपके हमसाए हैं, हाँ। उनमें से 3 से आपकी चपकलिश है। पहले से हमें रीजनल तो तजारत तो हमारे अगर फ़ायदे में है तो हमें करनी चाहिए। कश्मीर से भी शोर आएगा, बिकॉज हमने 70-75 साल जो है वो एक ही बात कही है, वो हमारे खून के अंदर है। अब उसको रिवर्स करना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज। आपने देखा छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं अब्दुल बासित किस तरीके से डिप्रेस्ड हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो नए बने हैं उनसे बात नहीं की है यूएस प्रेसिडेंट ने। साथ ही साथ नजम सेठी एक्साइटेड हैं कि भारत के साथ बहुत जल्द ट्रेड चालू हो सकती है, किसकी? भारत की। बट भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने क्लियर कड़े शब्दों में बोल दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में इंटर स्टेट रिलेशन की एक बुनियादी चीज़ है कि आप एक मुबारकबाद का पैगाम भिजवाते हैं, लेकिन इसमें डियर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर सदर बाइडन ने कोई मुबारकबाद नहीं दी कि जी आपको बहुत मुबारक हो, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और हम मिलकर काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ एक ख़ास लॉबी है ज़रूर, जो कि ये चाहती है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे चीन के साथ ताल्लुकात हैं, हमें चीन से पीछे हट जाना चाहिए। बल्कि मैं पिछले रोज़ एक साहब का कोई ट्वीट था वो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी छोड़िए CPEC को भी जाने दीजिए, कोई इस पर कुछ भी नहीं रखा हुआ। चीन के साथ जो ताल्लुकात हमारे हैं, पीछे ज़रा आइए, अमेरिका और भारत के साथ ताल्लुकात बनाइए, यहाँ हमें बहुत कुछ मिलेगा और ये गेम चेंजर होगा। तो पाकिस्तान में ख़ास लॉबी है जो ये चाहती है कि जो चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिक नोयत के, वो शायद उनकी नज़र में गेम चेंजर नहीं है और हमें चीन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बकौल उनके हम एक चाइना डेट ट्रैप में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हम हाकिम मदाहन उनके ख्याल में हम कहीं चाइना की कॉलोनी ना बन जाएं या ऐसा फंस ना जाएं जो श्रीलंका का हाल हुआ, शायद हमारा भी वही हाल हो। तो नई हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस हैं, इसको आप कैसे देखते हैं जो हमारे खारजी मामलात हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है, 2 किस्म के चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि 4 आपके हमसाए हैं, हाँ। उनमें से 3 से आपकी चपकलिश है, हाँ। ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान। और इन तीनों से आपका पिछले 5 साल में फौजी क्लैश हो चुका है। गो कि इंडिया ने हमला किया था पुलवामा के हवाले से 5 साल पहले, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान में तो हालिया हुआ है ना, तो वो एक सिचुएशन है। और चाइना भी कोई खुश तो नहीं है ना कि मतवातर यही वाकयात हो रहे हैं कि चीन को हम वादा करते हैं कि आपके बाशिंदे, आपके एक्सपर्ट्स, आपके इंजीनियर्स, आपके टेक्नीशियन जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए आए हैं, चाहे CPEC के तहत या बायलैटरली, उनको मारा जा रहा है और दहशतगर्द बड़ी आसानी से उनके टारगेट करते हैं। कभी दासू में, कभी गवादर में, कभी कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स में भी उनको मार दिया गया, और अभी जो बिशाम में हुआ है। तो ये हमारा सिस्टम जो है सिक्योरिटी का, इसमें जो कोताही है, जो नाकामी है, उसको तो हम दूर करें ना, एक सिस्टम तो बनाए ना उनको ठीक करने का। फिर मैं कहता हूँ वी नीड अ रीजनल रीसेट। इस रीजनल में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के साथ इनको साथ मिलाना होगा। और ये ना भूलें शाजिया साहिबा कि एक नई सिचुएशन आई है कि पाकिस्तान में जो अंदरूनी दहशतगर्दी का इशू अब हमारी रीजनल जियोपॉलिटिक्स से लिंक हो गया है। अगर इशू TTP का है तो वो उसकी जड़ें अफगानिस्तान में है। अगर इशू BLA का है अब बलूचिस्तान में, तो उसकी जड़ें भी कुछ हद तक ईरान में भी है। गो कि ईरान भी कहता है कि उनके मुखालिफ जो जैश उल अदल है पाकिस्तान में है। फिर इंडिया भी पीछे से कोई ना कोई पुष्टपनाही कर रहा है इनकी, और प्लस फिर जो चाइना के खिलाफ एक्टिविटी हो रही है उससे CPEC मुतासर हो रहा है। तो उस हवाले से हमें रीजनल रीसेट की जरूरत है। साग डार साहब ने बयान दिया था कि हम सोच रहे हैं कि तजारत
हिंदुस्तान के साथ उसके ऊपर गौर किया जाए। फैसला नहीं हुआ मगर गौर किया जाए। ये सारी बात जो इसाक डार साहब ने की, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। तो जब तफ्तीश की तो पता चला कि बात बिल्कुल चल रही है, फॉरेन ऑफिस में भी चल रही है और स्टेक होल्डर से भी बात चल रही है और ग्रीन लाइट मिल गई है कि इसको आगे बढ़ाएं, हल्का हल्का करके आगे बढ़ाएं। अच्छा। इसको टेस्ट करें पानी को। तो इसमें स्टेक होल्डर्स और ऑन बोर्ड। आप देखिए हाउ वी कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। आज अखबारों में ये आ गया है कि जी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बयान आ गया है कि ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं, सोच रहे हैं। और मेरी जो चिड़िया की खबर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट मिल गई है। अच्छा। अगर करना है तो कैसे करना है, किस स्टेज पे करना है, क्या फायदे हैं उसके, क्या नुकसान है, पूरा इसके ऊपर एक बनना चाहिए। अच्छा। और मैं आपको बता दूं जो एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है ये मैंने पहले भी कहा था और उस वक्त जब मैंने ये बात कही तो कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी। जब आर्टिकल 370 उन्होंने वापस लेके और कश्मीर को मर्ज कर लिया तो हमारी गवर्नमेंट का एक इमीडिएट रिएक्शन था कि हम तजारत बंद करते हैं, इन्वेस्टर्स को विड्रॉ करते हैं। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था जो कि उन्होंने जाके पार्लियामेंट में ले लिया। गालियाँ भी देनी शुरू करती नरेंद्र मोदी को और फिर ये कि जी हम तजारत भी नहीं करेंगे, इन्वेस्टर्स भी विड्रॉ करेंगे। तो वो मेरा ख्याल है जंप द गन, वो सोच रहा था कि अवाम को ये बात पसंद आएगी। आज मैं आपको बता दूं वही आर्ग्यूमेंट्स जो उस वक्त दिए गए थे फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट, तो तजारत तो हमारे अगर फायदे में है तो हमें करनी चाहिए। तो इसका मतलब मुशाहिद हुसैन सैयद उनके करीब नहीं रहे? नहीं, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब यहाँ दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। कुछ लोग मुशाहिद हुसैन सैयद के करीब हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और वो शायद एस्टैब्लिशमेंट जो करंट एस्टैब्लिशमेंट के लीडर्स हैं उनसे दूर हैं और वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और मगर जो मेन एस्टैब्लिशमेंट जो इस वक्त हुक्मरान है हिस्सा, आई थिंक दे आर वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जियो इकोनॉमिक्स चाहते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चाहते हैं एंड सो ऑन। और डार साहब का भी बयान आ चुका है ऑन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। यस। तो ये खदशात जो हैं इनका इजहार किया जाता है और बार बार किया जा रहा है ताकि चीन से मुतालिक पाकिस्तान में लोगों के अवाम की सतह पे खदशात पैदा हों और एक प्रेशर बिल्ड हो कि नहीं जी चीन के साथ इतनी दोस्ती बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। इस दौरान हम देखते हैं कि अभी बिशाम में पिछले रोज़ एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें 6 चीनी बाशिंदे हलाक हुए जो डासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उसके बाद ऑब्वियसली ये तीसरी कार्रवाई थी, इससे पहले 2 कार्रवाइयाँ और भी हो चुकी थी चीनी बाशिंदों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में तो पिछले 2 हफ्तों में। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ एक तरफ ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि भाई चीन से हमें कुछ नहीं मिलना, हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए, तो दूसरी तरफ इस किस्म के वाक़यात भी करवाए जा रहे हैं ताकि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो एक बाहमी एतमाद की फ़ज़ा है उसको डैमेज किया जाए। लेकिन खुशी इस बात की है और इत्मीनान इस बात का है कि चीन भी समझता है कि इसके पीछे किन कुव्वतों का हाथ है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात कमज़ोर हों। तो आप सोचिए कि दिस इज अ मेजर थ्रस्ट, क्योंकि इस वक्त हमारा प्रॉब्लम सियासी नहीं है, एक्सटर्नली इंटरनली है मगर नॉट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली हमारा और इंटरनली हमारा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स। तो इसलिए वी नीड द असिस्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की ना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, तो वो ये कि वो भाई फॉरेन पॉलिसी में कोई ऐसा चेंज लाएंगे जो इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। ये देखिए इतना आसान नहीं होगा इसको करना। अच्छा। इसके ऊपर शोर तो पड़ेगा। खान साहब की जो पीटीआई है वो तो बहुत शोर डालेगी, कश्मीर से भी शोर आएगा, बिकॉज हमने 70-75 साल जो है वो एक ही बात कही है, वो हमारे खून के अंदर है। अब उसको रिवर्स करना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये समझता हूँ जब तक अगली इलेक्शन नहीं हो जाती इंडिया की और नरेंद्र मोदी साहब वापस आ जाते हैं या नहीं आते, उस वक्त तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे हमारी तरफ से। अच्छा। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हम तो रिलीफ चाह रहे हैं ना ट्रेड के साथ, कि जिन जिन चीज़ों की यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं अगर हिंदुस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर आ जाती हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। तो इस किस्म के इश्यूज़ हैं। देखिए अब सोचिए तो सही आप आयशा कि हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तजारत है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं,
वो पूरी फुल फ्लैश हमारे दरमियान, हम सारा सड़क तो हमारे दरमियान, हाँ ब्रिज है, हम दोनों ब्रिज है, तो वो उनके दरवाजे हमने नहीं बंद किए। हाँ। अफगानिस्तान और इंडिया को हम वो फायदे ले रहे हैं, वो लेकर कर रहे हैं। हाँ। और हम लेके बैठे हुए कि हम नहीं करेंगे। ये मतलब सोचिए तो सही। तो मतलब है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं हमारी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। एक तो पाकिस्तान अपने आप को एक ऐसी कंट्री समझता है जैसे कि वो बहुत बड़ी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है या बहुत पावरफुल कंट्री है। जी हाँ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान एक बहुत ही पुअर कंट्री है और जिसका ना ग्रोथ रेट है, ना फ्यूचर का पता है, जहाँ पर ना गवर्नमेंट स्टेबल है। पता है सबको कि यहाँ पर आर्मी रूल्ड कंट्री है, इनडायरेक्टली आर्मी ही रूल करती है पाकिस्तान को। उस हिसाब से तो पाकिस्तान अपने आप को ये ना समझे कि उसको इंडिया के जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया को ट्रीटमेंट देते हैं, वैसा कुछ पाकिस्तान के साथ होगा। साथ ही साथ नजम सेठी कह रहे हैं कि अब मजबूरी बन चुकी है। ताजर मतलब व्यापारियों ने, पाकिस्तान के व्यापारियों ने बोला है कि वो चाहते हैं व्यापार करना किसके साथ? भारत के साथ। तो भैया भारत चाहता है, ये आपको पता है या नहीं पता? आप अगर सोचते हो कि हम बंद करेंगे फिर हम चालू करेंगे, तो ये नहीं होने वाला। भारत की ना जनता ना भारत के मंत्री, जयशंकर ने बोला कि तुम्हारा व्यापार है टेररिज्म, तुम टेररिज्म करो, हम उनको मारेंगे, बस। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीन क्रिएट हो भी सकता है। अब पाकिस्तान सोचता है कि भारत के साथ हम फिर से वो सस्ता सामान ले लें जो दूसरी कंट्री से ले रहे हैं वो, और महंगाई कंट्रोल कर लें, फलाना ठिकाना। और ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, बहुत सारे व्यापारी पाकिस्तान के जो यहाँ पे आपस में ट्रेड करते हैं, ये पाकिस्तानी उधार में माल लेते हैं, इनके पास तो जुगाड़ नहीं है पैसे का। और उस हिसाब से आप देखें तो फिर क्या सीन बनता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को